आप तमाम लोग जानते हैं कि लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और कोरोना काल से सभी भली भांति परिचित हैं। अगर भली भांति सभी परिचित हैं तो फिर सरकार के हाथ खड़े होते नजर क्यों आ रहे हैं? क्या पिछले 1 साल सवा साल से इतना भी नहीं सीख पाए कि क्या कुछ मूल चीज़ों की ज़रूरत है इस कोरोना काल में? पिछले साल भी ऑक्सीजन की कमी थी, चलो मान लीजिए पिछले साल तो सबके लिए कोरोना नया था, समझना था, चीज़ें समझनी थी, इससे लड़ा कैसे जाए, इसको फेस कैसे किया जाए। अब तो इससे आपकी जो परिचित है, आप इससे सवा साल से ज़्यादा समय हो चुका है, आप भली भांति जानते हैं कि अगले साल जब ये अपने पैर पसारेगा तो हमें किन किन चीज़ों को लेकर तैयारी करनी है। हालात सेम ही है, साल बदला है, तारीख बदली है, समय बदला है, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं। अभी भी आप चले जाइए मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग जो हैं वो जान गंवा रहे हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। चीख पुकार एक आम जनता की जो पिछले साल वो सफ़र कर रही थी, इस साल भी कर रही है। आखिरकार इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए इलेक्शन रैलियां करवाना ज़रूरी था। चलो मान लीजिए ज़रूरी था, आप सबको सबक पढ़ाते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। आप खुद की समझाई हुई बातें जब खुद ही भूल जाते हो तो देश क्या सोचेगा और किस राह पे जाएगा? मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप ये मैसेज देते हो कि जब रैलियों में हम पहुँचे हैं, भाषण देते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ मास्क पहनना आम जनता के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो भाषण दे रहे हैं, हम तो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने आपको क्या दिया, हमने क्या दिया। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं। हर्षदेव जी, ये जो कुछ चल रहा है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे देश की बात करेंगे, सवा साल 1.5 साल, अब तो बच्चे को पता है कि आखिरकार पिछले साल क्या कुछ भुगता था पूरे देश ने। इस साल तो तैयारी कर लेते। क्या इस साल भी फोकस सारा इलेक्शन पे रहा? अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर की कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे, यही हाल पिछले साल था। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की बात होगी जब पहले इलेक्शन तो करवा लें। इलेक्शन ज़रूरी है ना, ऑक्सीजन थोड़ी ज़रूरी है। बंगाल में इलेक्शंस को 8 फेसेस में करवाया जा रहा है और बीजेपी के नेता तमाम वहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ी धुआंधार रैलियाँ कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को जो है वहाँ इकट्ठा किया जाता रहा और बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते रहे और कहीं भी कोरोना के बारे में बात नहीं हुई। वहाँ अनपार्लियामेंट्री भाषा इस्तेमाल की जाती रही और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते रहे। हज़ारों की रैलीज़ के अंदर लोगों ने ये कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम 8 फेजेस में जो आपने इलेक्शन रखी हुई है, इसको तो कम कर दीजिए। इतनी लंबी इलेक्शन आप करके और हर रैली में आप हज़ारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो आने वाले वक्त के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं। सब जानते हैं, जब बहुत एक कैंपेन हुआ इस संदर्भ में और मुख्तलिफ पार्टियों ने ये कहा कि ये इतनी लंबी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी तो ये कहते थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कहते थे पार्लियामेंट और असेंबली की इलेक्शनें तो एक साथ हो जानी चाहिए। वो तो अपने भाषणों में ये तकरीरें करते रहे हैं और साइमल्टेनियस पोल्स की बात करते रहे हैं। लेकिन जब बंगाल में इलेक्शन करवाने की बात आई तो 8 फेजेस में इलेक्शन, और बीजेपी ने स्टैंड लिया कि ये कम नहीं हो सकता, ये तो 8 फेजेस में ही होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दिल्ली से तमाम नेताओं को बंगाल भेजना है। पूरे मुल्क से जो बीजेपी का कैडर है वो बारी बारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा बंगाल की, और अपने साथ कोरोना भी साथ में लेकर जाएगा हर स्टेट से। तो हर्षदेव जी और को पाठ पढ़ाते हैं कि देखिए 2 गज की दूरी बड़ी ज़रूरी है, तो जब ये इतने बड़े इलेक्शन कैंपेन करवाते हैं तो क्या वो 2 गज की दूरी भूल जाते हैं? तब तो मास्क भी भूल जाते हैं कि पहनना है नहीं पहनना है। देखिए, बीजेपी कानून बनाती है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बनाती है। वो जो कहती है वो कानून को तो अपनी जेब में रख के घूमते हैं, उनके लिए कानून लागू नहीं होता। वो कानून जो है वो दूसरों के लिए लागू होता है। वो जो मर्जी कर लें, वो 40,000 की रैली कर सकते हैं, 50,000 की रैली कर सकते हैं, ट्रेनों में बसों में लोगों को भर भर के उन रैलीज़ में ले जा सकते हैं। लेकिन दूसरा, अगर कोई आप देखेंगे कस्बे में कोई बगैर मास्क के मिल जाएगा तो उसको उसी वक्त या तो उसके ऊपर FIR लगा दी जाएगी या पुलिस उसका मुर्गा बना देगी
या उसका जुर्माना जो है 500 से 2000 रुपये जो है वो कर लिया अभी तक जाए। कितने ही चालान काटे हैं इन तमाम बीजेपी की रैलीज में लोगों के जिन्होंने मास्क नहीं पहने? देखिए, बीजेपी के रैली में तो चुनाव नहीं, वहाँ तो शाबाशी मिलती है उनको आने के लिए, आने जाने का भत्ता भी दिया जाता है और वहाँ भी जो है उनकी खूब खिदमत की जाती है। लेकिन बहरहाल जो सवाल आपने जो किया है कि 1 साल से जो कोरोना चल रहा है और उसके बाद हम जैसे ही बंगाल की इलेक्शन पे आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें जो है मुद्दा ये है कि जब पिछले साल जब कोरोना चला उस वक़्त सबको मालूम था कि ये कोरोना की पहली लहर है और 2 फेजेस में ये कोरोना आएगा। सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था। उस वक़्त बाकी तमाम मुल्कों ने क्या किया, उन्होंने सुविधाएं इकट्ठी करना शुरू कर दिया। आगे के लिए हमको तैयारी करनी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, नए बेड्स का इस्तेमाल जो इंतज़ाम करना है, वेंटिलेटर्स का इंतज़ाम करना है, ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंश्योर करनी है कि एडिक्वेट हो, मेडिसिन्स का इंतज़ाम करना है। तो सारे मुल्क जब इसमें लगे हुए थे तो नरेंद्र मोदी जी सब लोगों को कह रहे थे ताली बजाइए, थाली बजाइए, घंटी बजाइए, और सारे लोगों को उन्होंने लगाया हुआ था घंटी बजाने में। और फिर उन्होंने कहा वाह जी देखो हमने कैसे कोरोना का जो है वो बंदोबस्त कर दिया है, और बड़ी बड़ी तकरीर जो है वो उस वक्त टीवी के ऊपर आकर करते थे, हमने दुनिया को कोरोना का मंत्र दे दिया है। आज देख लीजिए हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, इतना दुनिया में किसी मुल्क में नहीं आ रहे हैं। वो कौन सा मंत्र आपने दिया मोदी जी, जो बाकी मुल्कों ने तो ले लिया लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक गदर जैसी स्थिति हो गई है, युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट्स कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये हाई कोर्ट कह रहा है, और सरकार को लताड़ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। आप तो इलेक्शनों में ही रहे हैं, आप तो इलेक्शनें ही करवाते रहे हैं। मोदी जी और शाह जी जो हैं उनको इलेक्शनों से फुर्सत ही नहीं मिली, और कोरोना पूरे मुल्क में इस कदर फैल गया कि रोज़ाना जो है इतनी कीमती जो जाने जा रहे हैं। अब तो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये गैर कानूनी, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है उन्होंने कह दिया, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मर्डर चार्जेस लगाए जाने चाहिए इन गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी किसने दिखाई है, और ये मर्डर चार्जेस जो हाई कोर्ट कह रहा है ये किस किस के खिलाफ लगने चाहिए। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने कह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी बेचारे इनके कहने के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और इनकी डिक्टेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा कि देखा गया है। तो असली गुनहगार कौन है उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए। मुल्क को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत में सत्ता चाहिए, लोग जिए या मरें। लेकिन बीजेपी वालों, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो हुकूमत किसके ऊपर करोगे आप? हर्षदेव जी, हमने बात कर ली हिंदुस्तान की, हम जम्मू कश्मीर पर आते हैं। 88 दिन से लंबा संघर्ष किया बीएसएफ सीएसएफ वालों ने, थक हार कर उन्होंने ये मान लिया कि कोविड-19 चल रहा है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से जो है या कोरोना फैले या हमें किसी को कोरोना हो, ये कोरोना काल का समय है, हम देश के साथ खड़े हैं। 88 दिन वो भाजपा के ऑफिस के बाहर खड़े रहे, 88 दिन वो सिर्फ एक वादा याद करवाते रहे जितेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने जो नौकरी का वादा किया था, उनकी तरफ किसी ने देखा तक नहीं। अगर कोई अपोजिशन की पार्टी का कोई व्यक्ति उनको आकर पानी पूछ लेता है या कोई खाना पूछ लेता है तो भाजपा को लगता है कि देखिए ये सियासी वोटों के लिए सियासत करने यहाँ पर आया है। कहीं ना कहीं बीएसएफ सीएसएफ वाले 88 दिन के बाद भी वो भूले नहीं है कि जो वादे भाजपा ने किए थे और कहा था कि आप हमें डीडीसी इलेक्शन में वोट दीजिए, हम आपकी नौकरियां पक्कियां कर देंगे। आप ऐसे आश्वासन देते ही क्यों हो जो जनता को गुमराह करते हैं, जो जनता को गलत राह पे ले जाते हैं? आखिरकार वो बीएसएफ सीएसएफ वाले चाहते क्या है? देश की रक्षा करना। मैं इस पर एक आपसे बात कहूँ, ये कहीं ना कहीं दोष हम लोगों का भी है जी, जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। बीएसएफ और सीएसआईएफ वालों के साथ आप कह रहे हो उन्होंने वादा किया था, तो वादे बीजेपी के लोगों ने 7 साल पहले पूरे देश के साथ किए थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या उनको पता नहीं था बीएसएफ वालों को कि ये झूठे लोग हैं, ये जुमले वाले लोग हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं? आपने फिर भी उनके ऊपर भरोसा किया और फिर उनके डीडीसी के मेंबर आप लोगों ने बना दिए। जब तक हम असलियत को पहचानेंगे नहीं, सच्चाई को पहचानेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बनेगा। ऐसे ही धरने आप लोगों को देने पड़ेंगे। मैं बीएसएफ और सीआईएसएफ के नौजवानों से हमदर्दी रखता हूँ, हमने भी उनके हक में प्रोटेस्ट किए हैं,
लेकिन मेरा सवाल उनसे भी है, जहां वो बीजेपी से हम सवाल करते हैं वहाँ उनसे भी है कि जब मौका आता है तो आप लोग ही जो है वो इनके पास पहुंच जाते हैं और इनके बड़े बड़े लंबे लंबे नारे आप लगाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आके आप फिर इनको वोट देते हैं और इनके लोगों को आप बनाते हैं। आपने देखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जब 25 एमएलए भी बनाए आपने, यहाँ भी सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई आपने, और नौजवानों के साथ किस कदर खिलवाड़ इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने किया है। उसके बावजूद भी अगर इनके पीछे आप जाएंगे, हर इलेक्शन में आप इनके पीछे जाएंगे, दोनों मेंबर पार्लियामेंट जो है इलेक्शनें हुई, जो 2014 की इलेक्शन में भी इनके कैंडिडेट को वोट दिया, 2000 उसके बाद 14 में जो असेंबली की इलेक्शन आई उसमें भी बीजेपी वालों को जिताया, फिर 2019 में जो पार्लियामेंट की इलेक्शन आई फिर बीजेपी को जिताया, फिर 2020 में जो डीडीसी की इलेक्शन आई उसमें भी बीजेपी को जिताया। अब किस मुंह से आप कोस रहे हैं बीजेपी वालों को? क्या आपको खुद पता नहीं था? आप थोड़ा सा जागरूक भी हुई कि आपके लिए कौन लड़ सकता है। क्या बीजेपी लड़ सकती है आपके लिए? मुझे बताइए। बीजेपी कैन नॉट स्टैंड फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट। बीजेपी हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद अनएम्प्लॉयड यूथ। बीजेपी को सिर्फ सत्ता चाहिए, बीजेपी को पावर चाहिए, और उसके लिए ये किसी की हद तक जा सकते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात जब तक हमारा नौजवान नहीं समझेगा, जब तक हमारा आम नागरिक नहीं समझेगा, तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे आपकी स्टेट इन्होंने एक झटके के साथ छीन ली। एक तो गर्दन उड़ा दी स्टेट की, जो सबसे पुरानी डोगरा स्टेट थी हमारी, और पूरे हिंदुस्तान में एक ही डोगरा स्टेट थी। रातों रात इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। रात को हम स्टेट में सोए, सुबह उठा तो ये कह दिया कि अब आप यूनियन टेरिटरी के बशिंदगान हैं, और आप अभी भी इन लोगों के पीछे जा रहे हैं। हैरानगी की बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं, लोग डर 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 के जी रहे हैं यहाँ। अरे मर्द बनकर जिए, बीजेपी के खिलाफ उठ खड़े हुई जो जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया है। हर स्टेज के ऊपर आपको जो है वो इन्होंने मिसलीड किया, चीट किया, धोखा दिया, उसके बावजूद आप इनके पीछे जाते हैं। बुद्धिजीवियों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े लेख लिखते हैं, गाने गाते हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, क्योंकि डरते हैं इसलिए उनके हक में रोजाना गाने गाते हैं। अरे बर्बाद कर दिया यहाँ पूरे निज़ाम को, जमहूरियत को ख़त्म कर दिया। प्रॉक्सी रूल लगाकर हमारे ऊपर बाहर के ब्यूरोक्रेट्स बिठा दिए हैं। आज आप गाँव के अंदर चले जाइए, लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। मैंने अभी टूर लगाया, बहुत सारे गाँव का हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों की हालत खस्ता, पीने का पानी नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, डिस्पेंसरियों में मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट नहीं, कोई बहुत सारे मेडिकल एड सेंटर बंद हो चुके हैं। 50 बार उनको शिकायतें करने के बावजूद भी आज कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग गाना गाते हैं आज बीजेपी का, या तो पेरोल्स पे होते हैं वो बीजेपी के, या वो डरे हुए होते हैं, और या इतने भोले हैं कि ऐसे भोले आदमी के लिए मैं समझता हूं कि आज का ज़माना जो है वो बहुत दुश्वारियों से भरा हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कह सकता हूँ। हर्षदेव जी, एक आखिरी सवाल, और आम जनता की जहन में भी ये है कि आखिरकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ऐसी कौन सी चिट्ठियां भेजते हैं जिसका जवाब नहीं आता? चाहे वो टोल प्लाजा को उखाड़कर फेंकने की बात की गई हो, चाहे बीएसएफ सीएसएफ के लेकर सेंटर में बात की गई हो, ऐसी कौन सी फैक्स मशीन जहां पर रिसीविंग नहीं आती, ऐसी कौन सी मेल है जहां से रिसीव ऑर्डर नहीं आता कि हाँ अभी सुनवाई हुई है? इतनी देर में तो इंसान कबूतर के गले में भी अगर चिट्ठी भेज दे तो वो भी दिल्ली तक पहुंच जाती है। कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? वो क्या है रविंद्र रैना है? कौन पूछता है उसको? यहाँ बाकी जो बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनको कौन पूछ रहा है? इस देश में मोदी और शाह जो रात को बैठकर फैसला करते हैं, वो सुबह कानून लागू हो जाता है, और तमाम बीजेपी वाले अखबार में पढ़ते हैं कि ये फैसला हो गया है। ना इनको कोई पूछता है, ना इनकी कोई सुनता है। इनको पता तब चलता है जब बाकी लोगों को पता चल चुका होता है अखबार पढ़ के। ये उठते भी लेट हैं ना, बाकी लोगों को तो सुबह ही पता चल गया होता है कि मोदी और शाह ने क्या फैसला कर लिया है। स्टेट उड़ गई थी, और इनके घरों में लोग टेलीफोन करके बता रहे थे कि अब आप स्टेट के बशिंदगान नहीं रहे हैं, इनको पता ही नहीं था। तो क्या उसको बेचारे को क्यों बार बार कोसते हो रैना को? वो भी बेचारा एक जो है गुमराह हुआ नौजवान है, उसको भी हम कहेंगे छोड़ बीजेपी और पैंथर पार्टी में आ, मिल के लड़ेंगे।
बेचारा लड़ना चाहता है, वो करना चाहता है कोई, लेकिन फंसा हुआ है गलत पार्टी में। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हर्षदेव सिंह जी थे जिन्होंने देश के हालातों पर खुलकर बात की और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के जो कुछ भी घट रहा है उसको लेकर बात की, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जनता जो है वो जागरूक भी है, समझदार भी है। अब वो समय आ चुका है कि उठ जाइए, खड़े हो जाइए और अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ी। अब बहुत हो गया, बहुत होगी अंधभक्ति। कहीं ना कहीं अपने जो विचार आपके हैं उसको खुलकर प्रकट कीजिए और अपने सपने जीना सीख लीजिए। जुड़े वॉइसेस के साथ श्याम जी साथ, राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।